प्रदीप भाटी, ये कैसा, मतलब इसको क्या कहें, दोगलापन कहें, इसको लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कहें। एक तरफ खुद अखिलेश यादव एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, आपके प्रवक्ता अनुराग भदौरिया बांसुरी बजा बजा के फॉर्म भरवा रहे हैं एसआईआर के, और डिंपल जी कह रही हैं कि सरकार अपने फायदे के लिए एसआईआर की प्रक्रिया करवा रही है। मतलब ये बयानबाजी में आपको कहीं समानता दिखाई देती है, कहीं कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है? देखिए, दोगलापन अगर आपको भारतीय जनता पार्टी का देखना हो तो ज़्यादा बेहतर है, वो मैं बता भी देता हूँ अभी 2 सेकंड में। एसआईआर प्रक्रिया कोई पहली बार नहीं हो रही है, और इसके खिलाफ, एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ कोई नहीं था। एसआईआर प्रक्रिया कितने समय में होनी चाहिए, उसको कितना समय दिया जाना चाहिए। 1 महीने में आपने बिहार के अंदर जो 7 करोड़ के लगभग वोटर थे उनका टाइम दिया, और वहीं उससे दुगना वोटर उत्तर प्रदेश के अंदर है जो 15.5 करोड़ है चुनाव आयोग के मुताबिक भी, उसके भी आप 1 महीने के अंदर कराना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये भ्रम की स्थिति, अस्थिरता, अराजकता फैला के आप देश के अंदर अपने और बाकी मुद्दों को, गुल मुद्दों को छोड़ना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। दूसरी बात, एक अभी सवाल उठा कि भाई आप होते कौन है। मैं इस देश का नागरिक हूं, इस देश में संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना मेरा कर्तव्य है। तो ये अगली बार से आप ना कहें कि आप होते कौन है। मैं विपक्ष का नेता होने के साथ साथ विपक्ष इस देश का नागरिक, चुनाव आयोग के पूर्व, सुनिए मैं उस पर भी आ रहा हूँ अनुराग जी। नहीं, ये तो मोहम्मद अमीन साहब ने कहा था किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं। तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि उस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जितने वो नागरिक हैं। और 3 चुनाव आयोगों ने क्या सवाल उठाए हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है अमीन साहब को। अमीन साहब तो कुछ दिन पहले मेरे साथ किसी और डिबेट किसी चैनल पे थे, वो कह रहे थे डिटेंशन सेंटर और डिपोर्ट करना या एक रिपोर्ट देना ये चुनाव आयोग का काम है, और आज कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। तो आज यहाँ कहना और कल यहाँ कहना, मुझे ज़्यादा अमीन साहब के ऊपर डिस्कशन नहीं करना है। लेकिन आपने ये देखा कि एसआईआर प्रक्रिया को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से घुसपैठ के साथ जोड़ा। ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि 11 साल से सरकार जब है तो घुसपैठ की समस्या क्यों बनी हुई है और कितने घुसपैठी भेजे गए, लेकिन इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। लेकिन राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया, उसका जवाब मैं आज क्लियर कर देता हूं कि कितना इन्होंने घुसपैठिए भेजे और कांग्रेस ने कितने भेजे, दोनों का मैं बता देता हूं आपको। 2 साल की आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न नंबर 385 के जवाब में दिया था। श्री हुसैन दालवाई साहब ने भेजा, ये सवाल पूछा था। सिर्फ 445, 1 साल के अंदर 445 और 1 साल के अंदर 299 बांग्लादेशी इन्होंने भेजे। 1730 और 1580 इतने घुसपैठिए गए, जिसमें से ज्यादातर नाइजीरियन थे। 700 से 800, 70 to 80% नाइजीरियन थे, अबव 65% नाइजीरियन थे। तो घुसपैठिए इन्होंने कितने भेजे? 12 और 13 में 5602 और 2013 में 6504 इतने घुसपैठिए भेज गए। जब कांग्रेस घुसपैठिए भेज रही थी तो ये घुसपैठी नहीं चिल्ला रहे थे। आज जब घुसपैठियों को हर चीज से जोड़ा जा रहा है, और जहां ये अभी थोड़ी देर पहले अजय आलोक बात कर रहे थे डिटेंशन सेंटर खोलेंगे। अजय, सर्दी आ गई है, गरीबों के रैन बसेरा खोल दीजिए, डिटेंशन सेंटर तो बाद में खोलिएगा। और 2022 में पक्का घर देने की बात हुई थी उनसे, वो दे दीजिएगा। और डिटेंशन सेंटर सिर्फ 3 लोगों के लिए खोल दीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से इन्हीं 2 सालों में सिर्फ 3, जो मैंने आंकड़ा दे रहा हूं वो प्रदेश वाइज भी बताता हूं, उत्तर प्रदेश से 3 लोगों को डिपोर्ट किया गया था मात्र। और वो 3 लोगों के लिए अगर डिटेंशन सेंटर खोलना है तो जौनपुर के अपने माफिया के लिए डिटेंशन सेंटर खोल देना, जिसने कबसीर से 100 बच्चों की जो हत्या की है, निर्मम हत्या की है, उसके लिए डिटेंशन खोल देना। और ये बेरोजगारी, महंगाई और इन मुद्दों से भागने के लिए समय को ये एक्सटेंशन दे के, और समय को किस तरह से आप इस्तेमाल करके ये सोचते हैं कि बहस इसी पे हो और बाकी मुद्दे इस देश से गुल हो जाए, तो वो होने वाला नहीं है। और मैंने आपको फैक्चुअली बता दिया एक फैक्ट करके कि ये सब मुद्दे भारतीय जनता पार्टी बगरा रही है और कुछ नहीं कर रही है। और सिर्फ और सिर्फ इसका उद्देश्य कोई घुसपैठिया इस देश के अंदर अगर होता या हो रहे हैं या नॉमिनल है भी, तो भेजिए। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का दायित्व है, इसमें ये कोई नई चीज नहीं करने वाले, लेकिन करते कुछ नहीं है ये, और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, और उसके साथ किसी प्रक्रिया को जोड़ के और उस प्रक्रिया को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। वो बिल्कुल ये देश होने नहीं देगा। ये इसमें एसआईआर प्रक्रिया पहले भी हुई है और आगे भी होगी, लेकिन उसको इस तरह से नहीं जोड़ा जाए कि जिस तरह से बीएलओ की हत्याएं हो रही हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। कोई पॉज ही नहीं ले रहे आप तो। अरे अच्छा, ले लीजिए पहले। हाँ, राजीव रंजन हमारे साथ है। राजीव रंजन जी, सांस आप लीजिए। आपने देश का सांस क्या पहुंचा रखा है? सांस लेने लायक तो आपने छोड़ा भी नहीं।
नहीं, सांस लेने लायक आपने छोड़ा भी नहीं है। जहां पे आप बैठे हैं वहां पे मास्क लगा के बैठना पड़ रहा है। और उसकी भी आपकी पोल खोल देता हूं, 2019 में और 130 सिटीज को आपने उसके लिए अंदर जोड़ा था। बाकी सांस की बात करी, वो चुटकी ले रहे हैं आप, ठीक है, एक्यूआई पे हम बहस कर चुके हैं, छोटे बच्चों को एक्यूआई पे हम बहस कर चुके हैं, तो वो वाली बहस में ना जाए। सांस लेना इन्होंने ले लीजिए, पॉज, सांस मत लीजिए, पॉज तो ले लीजिए, सांस नहीं ले पा रहे हैं इस आबो हवा में, पॉज तो ले लीजिए, ठीक है। राजीव रंजन जी, आप तो सरकार में हैं, आपने कभी सरकार से सवाल पूछा कि 2014 से आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, आखिर इतने 11 सालों में घुसपैठिए आ कैसे गए? और जो आप लाखों की संख्या में तादाद बताते हैं कि घुसपैठिए थे, उनमें से मात्र कुछ घुसपैठियों को वापस क्यों भेजा गया? इन आंकड़ों में असमानता क्यों है? क्या कभी सरकार में रहते हुए सवाल पूछा गया जेडीयू की तरफ से? देखिए, अभी पूरी बहस मैं सुन रहा हूं और ऐसे ही सवाल बिहार के चुनाव के समय में भी विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे थे। एसआईआर को लेकर सड़कों पर भी कोहराम मचाया इन्होंने, न्यायपालिका के सर्वोच्च पीठ के समक्ष भी गुहार लगाई और जनता की अदालत में चारों खाने चित भी हुए। पूरा चुनाव इनकी कोशिश थी कि वोट चोरी को मुद्दा बनाएं और निर्वाचन तंत्र की जो उनकी अखंडता है उनके उस पर सवाल खड़े करें। हम पूरे चुनाव को देखते रहे, लेकिन लोगों ने तवज्जो नहीं दिया और एसआईआर कहीं कोई मुद्दा नहीं था। अजय आलोक ने आपको बिल्कुल साफ साफ बताया कि हम निर्वाचन आयोग की ओर से तो कोई बात करने आए नहीं है। नागरिकता को लेकर जो 1955 का अधिनियम है वो तय करता है कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय नागरिकता को लेकर के फैसले लेगा। तो ये इसके बाद की जो प्रक्रिया है उन्हें सुनिश्चित करनी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, बिहार के नतीजों से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या देश के जिन राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हो रहे हैं उन्हें सबक जरूर लेना चाहिए। जनता से जुड़े सवाल जो उनके सरोकार के सवाल हैं उस पर बात करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। आपने जब शासन किया जनता को निराश किया, इसलिए अपनी उपलब्धियां भी आप नहीं बता पाएंगे। हमारी खामियां आप इतनी बार गिना चुके और इतनी बार आप जनता की अदालत में पिट चुके हैं कि वो मुद्दे भी आपके नहीं ठहरने वाले हैं। तो अब वोट चोरी, एसआईआर, इलेक्शन कमीशन, ईवीएम हैक हो गया और ये आप एक स्क्रिप्ट आप तैयार करते जाते हो। जब बुरी तरह हारेंगे तो कहेंगे मैंने तो पहले ही आशंकाएं जाहिर की थी। नहीं, आशंका नहीं थी। अरे राजीव रंजन जी, राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कल उन्होंने उस पर डिबेट की भी मांग की है। तो वो केवल आशंका नहीं थी, वो उन्होंने सबूतों के और तथ्यों के साथ बात रखने का दावा किया था। देखिए, मैंने उन सबूतों को भी देखा है और जिस ब्राजीलियन सो-कॉल्ड ब्राजीलियन मॉडल का नाम उन्होंने लिया और एक व्यक्ति के 243 मतदान केंद्रों पर वोट करने की बात कही, मुझे कई बार हैरानी होती है ऐसे बचकाने आरोपों के जरिए। कांग्रेस देश की ओल्ड ग्रैंड पार्टी जिसने देश को आजादी दिलाई, कहां राहुल जी पहुंचा दिए। राहुल जी मजबूत होते गए कांग्रेस में, कांग्रेस कमजोर होती चली गई और इसीलिए कि वो मुद्दों को नहीं समझ पा रहे हैं कि जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या द्वंद्व है, क्या मंथन चल रहा है, जनता को क्या कुछ चाहिए। सवाल बराबर जनता के पास हैं। बेहतरी की अपेक्षाएं उसकी रहती है, उसका जीवन बेहतर बने, इसके लिए सत्ता पक्ष के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष, ये लोकतंत्र का तकाजा है और जनता चाहती है। लेकिन विपक्ष अगर खुद राजनीतिक हाराकिरी करने के लिए तैयार है, जो जिस तरीके के आत्मघाती बयान और जो फैसले उनके ठीक है।